नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने किया ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ। बोले, रेडियो जनसंवाद और सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम, इसकी पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति। सावन सोमवार पर उत्तराखंड शिवमय हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु की संख्या 1 करोड़ के पार। केदारनाथ समेत प्रमुख शिवालयों में लंबी कतारें। हरिद्वार से ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर पैदल चलेंगी रेखा खेल और आस्था का अनोखा संगम। 10 अगस्त को हर की पौड़ी से होगी शुरुआत। नए विषयों की मांग पर बाजपुर महाविद्यालय में छात्रों की भूख हड़ताल। विषय बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज। एबीपी कार्यकर्ता भी धरने में शामिल। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में तेज बौछारें। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। 8 अगस्त तक मौसम खराब। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के बल्लूपुर में ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेडियो आज भी जनसंवाद, जन जागरूकता और सामाजिक चेतना का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विश्वास जताया कि ओहो रेडियो समाज में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देने के साथ जनहित से जुड़े विषयों को लोगों तक पहुंचाना प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को आमजन तक पहुंचाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वहीं उत्तराखंड के चर्चित हाकम सिंह मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 68 लाख रुपए की संपत्ति पर की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम बताया। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने नकल माफियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उसी का असर है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है। सवाल उठाने का तो कोई तथ्य इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि नकल विरोधी कानून लागू करने का जब उत्तराखंड ने एक नजीर पेश करी थी कि नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जाएगा, जिससे हमारे आने वाले नौनिहालों को किसी भी प्रकार की नकल के कारण कोई असुविधा न हो, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। उसमें भले ही उसको कानून के द्वारा क्लीन चिट मिली हो, लेकिन ईडी जिस प्रकार से अपनी कार्यवाही कर रही है
और उससे जो नतीजा निकल कर आया है जिसमें लगभग 70 लाख की उसकी जो संपत्ति उसको सीज करी गई है, तो निश्चित रूप से जो हमारे नौनिहालों का, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करेगा, वो कैसे चैन की सांस ले सकता है। तो हमारी धामी सरकार ने जिस प्रकार से इस पर कार्यवाही करी है, वो वाकई में अपने आप में एक नजीर पेश करी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नकल से संबंधित कार्य अगर उत्तराखंड में किया जाएगा तो वो दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर क्षेत्र की वॉलीबॉल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। विकास नगर में आगामी 9, 10 और 11 अक्टूबर को JVV वॉलीबॉल लीग 2026 का आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें भाग लेंगी। आयोजन समिति ने लीग की नियमावली, खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया, टीम मालिकों को मिलने वाली सुविधाओं की घोषणा कर दी। समिति ने टीम एंट्री फीस 70,000 रुपये निर्धारित की है। स्थानीय खिलाड़ियों को 1,500 रुपये तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 हजार रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए 2 समय के भोजन, जर्सी, अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ आकर्षक पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। जो ये JVV वॉलीबॉल लीग है, हमारा एक प्रयास है, छोटा प्रयास कि नशा छोड़ो, खेल खेलो के और अग्रेसित करना चाहते हैं हम अपने युवा साथियों को, सभी लोगों को। तो दिनांक 9, 10, 11 अक्टूबर को ये लीग आयोजित करी है हमने, जिसमें कि 12 टीमें प्रतिभाग करेगी लीग में और हर मालिक को एक आइकन प्लेयर दिया जाएगा, जिसकी आइकन प्लेयर के सबसे पहले हम पर्ची के माध्यम से उन्हें आइकन प्लेयर दिया जाएगा। लोकल क्षेत्र में जो हमें बेस्ट 12 खिलाड़ी जो हमें मिलेंगे, लगेंगे, सबसे मंथन करके सारे खिलाड़ियों से बातचीत करके उनको सभी मालिकों को 12 आइकन प्लेयर दिए जाएंगे। एक टीम में कुल 9 प्लेयर खेले जाएंगे, जिसमें कि 9 प्लेयर की टीम होगी। प्लेइंग में जो रहेगी वो 6 प्लेयर की टीम रहेगी, जिसमें कि 4 प्लेयर लोकल रहेंगे और 2 प्लेयर हमारे बाहरी रहेंगे, जिसमें कि 2 प्लेयर हमने खोले हैं हिमाचल उत्तराखंड के और एक ऑल इंडिया का कहीं का भी होगा। 3 प्लेयर, उसमें से 2 ही प्लेइंग करेंगे। हमारी जो प्रतियोगिता रहेगी 9, 10, 11 अक्टूबर की होगी। उसमें हम प्लेयरों को जैसे रात्रि रहने की व्यवस्था, 2 टाइम का भोजन और उनके लिए सारी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन हमारा जो है जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा, उसके लिए हम 11,000 रुपये देंगे। बेस्ट अटैकर होगा उसके लिए हम 5100 रुपये देंगे। बेस्ट सेटर होगा उसके लिए भी 5100 रुपये है। बेस्ट ब्लॉकर है वो भी 5100 रुपये है। बेस्ट लिबेरो उसके लिए भी 5100 रुपये हैं। अल्मोड़ा जिले के स्वल्ट विकास खंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। डभरा सोराल ग्राम सभा के घोड़ीधार तोक में घर के पास गई एक नवविवाहिता की किसी जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमला बाघ, गुलदार या किसी अन्य वन्यजीव ने किया। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह शालिनी नेगी घर के पास गोबर फेंकने के लिए गईं और इसी दौरान किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया, उन्हें जंगल की ओर घसीट लिया। शोर सुनकर के ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की और इसके बाद कुछ दूरी पर उनका शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी। पौड़ी गढ़वाल में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय स्थित बस अड्डे पर सोमवार को अमृत कक्ष का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बाल विकास विभाग द्वारा निर्मित इस सुविधा का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लाभार्थी महिलाओं से फीडबैक भी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने बताया कि अमृत कक्ष में धात्री माताएं यात्रा के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और निजी वातावरण में अपने शिशुओं को स्तनपान करवा सकेंगी। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान, सार्वजनिक स्थलों को महिला अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। साथ ही बस अड्डे पर संचालित सैनिटरी पैड मशीन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट और विकास भवन में भी ऐसी मशीनें पहले से संचालित हैं।
जैसे बस अड्डा हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस है जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जनता का आवागमन रहता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो उनको एक अच्छी सुविधा, चाहे वो वॉशरूम की हो या फिर अमृत कक्ष जैसे फीडिंग रूम के रूप में, या फिर नैपकिन वेंडिंग मशीन, जो महिला स्पेशली हमारी यात्री होती है उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें उनको सामना करनी पड़ती थी। उसी के दृष्टिगत यहाँ पे अमृत कक्ष आज बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन भी किया गया। और बाकी जनरल जो हमारा बस अड्डा था उसको भी देखा गया, कई जगह हमें लगा कि कुर्सियाँ आधी टूटी हुई हैं, या फिर हमारा जो वॉशरूम्स हैं उसमें कुछ नल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्लश काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तत्काल उसको ठीक करने के लिए निर्देशित किया है। और जो ओवरऑल उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैंने नगर पालिका को बताया है कि उसका प्रस्ताव दें, उसको हम लोग शीघ्र किसी भी मद से इसकी धनराशि स्वीकृत करेंगे, सो दैट क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। देहरादून में कांग्रेस ने पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि प्रदेश में हाकम सिंह जैसे कई और लोग हैं जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच हो तथा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि युवाओं का विश्वास बहाल हो सके। कानून के बाद जो है जिस प्रकार से इस प्रदेश में जो है क्राइम बढ़ा, जिस प्रकार से इस प्रदेश में नौकरियां बेची गई, जिस प्रकार से इस प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं, जिस प्रकार इस प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर जो गोलमाल हुआ है, तो ये कोई जो है इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है। ये सिर्फ दिखावा मात्र है, क्योंकि हाकम सिंह उनका फंड मेकर था, उनको नेताओं को जो है सुविधाएं देता था, और उस सुविधा के एवज में जो है ये लीपापोती करके जो है सिर्फ उन्होंने 68 लाख की उसकी प्रॉपर्टी का अटैच किया, जो कि और कुछ दिनों बाद उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। हाकम सिंह जैसे यहाँ बहुत सारे हाकम सिंह इस प्रदेश में पैदा होते हैं, और उन हाकम सिंहों को, बहुत सारे हाकम सिंह जो अभी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनको जो है पकड़ने की जरूरत है, उनको जेल में ठूसने की जरूरत है। वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धर्मनगरी हरिद्वार ऋषिकेश में कावड़ यात्रा अपने चरम पर है। अब तक 76,85,000 से अधिक शिव भक्त जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं नीलकंठ महादेव में 6.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि कावड़ मेले को 22 सुपर जोन में बांट करके 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए QR कोड के जरिए रूट और पार्किंग की जानकारी दी जा रही है। यात्रा है, ये पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में चलती है, जहाँ से श्रद्धालु जो है वो जल जो है वो गंगोत्री से भी जाके वहां से उठाते हैं। और यहाँ पर टीवी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, तो इन सारे जो 5 जिले हैं उनका एक समन्वय होता है। तो कुल हमने इसमें लगभग 10,000 के लगभग हमारा ये फोर्स जो है वो अभी तैयार है और हमने इसको डिप्लॉय किया है। और
10,000 के जो फोर्स में जो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, इसमें आपका वो CPMF भी डिप्लॉयड है, इसमें हमारी PAC भी है, इसमें जो गढ़वाल परिक्षेत्र में जो जितने भी जिलों का पुलिस बल है उसको भी डिप्लॉय किया है, और हमें PHP से भी हमें फोर्स जो है वो डिप्लॉयड है। सोमवार पर पूरा उत्तराखंड शिव भक्ति में डूबा नजर आया। सोमवार तड़के से केदारनाथ, टपकेश्वर, नीलकंठ, दक्षेश्वर, जागेश्वर समेत प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई नजर आईं। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर पहुंच गई है। हरिद्वार पुलिस के मुताबिक यात्रा शुरू होने के बाद से सोमवार दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ कांवड़िये हरिद्वार पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए करीब 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रहीं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु सुबह 3 बजे से जलाभिषेक के लिए लाइन में लग गए। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव, उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ, काशीपुर के मोटेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालु का तांता लगा रहा। मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक, महाआरती, भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। श्रद्धालु ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बीलपत्र, धतूरे अर्पित कर पूजा अर्चना की। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने के संकल्प के साथ एक विशेष कांवड़ यात्रा निकालने की घोषणा की। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू होने वाली यह करीब 22 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। रेखा आर्या ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, खेल भावना और राष्ट्रभक्ति निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यात्रा में संत समाज के साथ प्रदेश और देश के खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी, आम नागरिक भी भाग लेंगे। अगस्त को उस दिन सोमवार का दिन है। उसी दिन ये यात्रा हर की पैड़ी से संकल्प लिया जाएगा और हर की पैड़ी से यात्रा शुरू होते हुए भोलेनाथ वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश में जलाभिषेक करते हुए ईश्वर से इसकी प्रार्थना रहेगी कि भारत मां शक्ति देव के रूप में उभर कर आए और भारत में 2036 का ओलंपिक का आयोजन हो। ये यात्रा यदि हम कांवड़ियों को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे कांवड़ियाँ भाई बहन पूरी यात्रा में स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में पूरी यात्रा को करते हैं, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ। हम ये देखते हैं कि कैसे ये रेस वॉकिंग भक्ति में लीन होते हुए अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की ये पूरी यात्रा पूरे अनुशासन के साथ होती है। ठीक इसी प्रकार से स्पोर्ट्स भी इसी लेख के साथ में हर एथलीट जो है वो दिखाने का काम करता है, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। सावन माह का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बीलपत्र, दुग्ध अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि सावन सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। राजधानी देहरादून में भी सावन सोमवार के अवसर पर सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। उत्तराखंड में हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं और इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 232 लाभार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से भवन संख्या आवंटित की गई। अधिकारी और लाभार्थियों की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम के जरिए प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका घर के संकल्प को
सीएम धामी प्रदेश में धरातल पर उतार रहे हैं। सरकार का उद्देश्य हर पात्र और जरूरतमंद परिवार तक मूलभूत सुविधाएं, पक्की छत पहुंचाना है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम पीएम आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर है। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 45 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता मिलन में भूमि पर अवैध कब्जा, रास्ता विस्थापन, विद्युत लाइन, नाली निर्माण, पेयजल जल संयोजन और खाता खतौनी में नाम संशोधन जैसी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता, विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। देखिए, अभी तक 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें जल जीवन मिशन में पानी न आने से संबंधित हैं, कुछ शिकायतें पीएमजीएसवाई रोड की हैं और कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना के में नाम न आने के संबंध में हैं। संबंधित विभागों को कहा गया कि आज ही अपने ग्राउंड ऑफिसर्स को भेजते हुए इन सब की जाँच कराएँ और अगले हफ्ते होने वाले समाधान दिवस से पूर्व इन सब की ATR प्रस्तुत करें। इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।